नमस्कार, ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं आप। रात के 8 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। पिछले महीने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि राज्य के तीनों अंगों के बीच संतुलन जरूरी है और किसी को दूसरे के काम में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन आज संसद में सरकारों के कामकाज में अदालती दखल के मुद्दे पर बड़ी चर्चा हुई। एसपी, बीएसपी, अकाली दल ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के उस बयान का समर्थन किया जिसमें जेटली ने कहा था कि अदालतें सरकार के काम में दखलंदाजी करने लगी। क्या अदालती कामकाज सरकारों के काम का रोड़ा बन रहा? आखिर जब संविधान ने सबका काम तय किया है तो फिर यह टकराव की स्थिति क्यों है? The manner in which encroachment of legislative and executive authority by India's judiciary is taking place, probably financial power and budget making is the last of the only powers that you have left. Taxation is the only power which states have. सरकार के कामकाज में अदालतों की कथित बढ़ती दखल का मुद्दा कुछ यूं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2 दिनों पहले संसद में छेड़ा था। जीएसटी काउंसिल में विवादों के समाधान न होने पर सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक संस्था बनाने के प्रस्ताव के खिलाफ जेटली ने दलील दी थी और कहा था कि एक एक कदम से अदालती दखल बढ़ा है। शुक्रवार को राज्यसभा में कई दलों के नेताओं ने एक सुर में जेटली का समर्थन किया। आने वाला मानसून सेशन जब आएगा तब इस पर सोचिए, कभी सोचिए, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि संसद की गरिमा और संसद की शक्तियों पर किसी बाहरी, किसी तीसरी ताकत का सुप्रीमेसी या उसका हस्तक्षेप लगे न लोगों को। जो हमारा ये पार्लियामेंट है, जो विधायिका है, खास तौर से उसको लेकर बहुत कुछ दखल दिया जा रहा है। मैं समझती हूँ इसमें भी कहीं ना कहीं हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा कि जुडिशरी इसका फायदा क्यों उठा रही है। सदन में काम नहीं होता। कई बार इस सदन के विषय में भी कहा जाता है, इस सदन में जब भी चर्चा हुई है तो उस चर्चा ने स्तर को उठाया है, इस सदन की गरिमा को ऊंचा उठाया है। सवाल है कि जब संविधान ने सबके कामकाज तय किए हैं तो क्या सरकारों के कामकाज में अदालती दखलंदाजी के दावे में दम है? कि इस सदन की जो प्राइमेसी है और लोकसभा की जो प्राइमेसी है लॉ मेकिंग में, लॉ मेकिंग और बजट मेकिंग, ये 2 ऐसे विषय हैं कोई तीसरा तय नहीं कर सकता। और अगर लॉ मेकिंग और बजट मेकिंग का अधिकार यहां से निकल जाता है तो संसदीय लोकतंत्र और उसके साथ साथ पूरा लोकतंत्र अपने आप में कमजोर होता है। सवाल है कि न्याय और सरकारों के कामकाज के बीच वो कौन सी महीन रेखा है जिसका सम्मान होना चाहिए। अदालतों के कुछ फैसलों की वजह से सरकारों को झुकना पड़ा है। हाल ही में अदालत में मामला पहुंचने के बाद उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटा। इससे पहले कोयला ब्लॉक के 200 से ज्यादा आवंटन रद्द हुए थे। 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस रद्द किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ही हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए कोलिजियम सिस्टम हटाने के सरकार के फैसले को बदला था। लेकिन क्या ऐसे फैसलों की वजह से ही अदालतों और सरकार में टकराव बढ़े हैं? सरकार को या सभी पार्टियों को मिलके 2 या 3 या 1 हफ्ते के सेशन स्पेशल जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए बुलाना चाहिए। सवाल है कि क्या राजनीति अदालतों से डरने लगी है? ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आज इसी मुद्दे पर बहस है। तो आपको बता दें हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। एक जानबूझकर हमने बुलाए जो न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, लेकिन 2 इत्तेफाकन राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, लेकिन वो भी कानून के ही काम से जुड़े हुए हैं। जी हां, अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। और अमी याग्निक हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, वो गुजरात हाईकोर्ट में वकालत करती हैं। नागेंद्र राय साहब हमारे साथ हैं जो कि पटना हाईकोर्ट में जज थे, संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले अमिताभ सिन्हा, मेरा सवाल आपसे है, जब लक्ष्मण रेखा एक तय थी कि न्यायपालिका और विधानपालिका के बीच ये लकीर है, तो आपकी सरकार को क्यों लग रहा है कि न्यायपालिका ने लक्ष्मण रेखा लांघी? मैं एक चीज़ ध्यान दिलाना चाहूँगा, भारतीय संविधान ने एक बहुत संतुलित व्यवस्था बनाई है जिसको शक्ति संतुलन बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पावर बोलते हैं, जिसमें 3 धड़े हैं, उसके 3 विंग हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, यानी कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका।
तो इन तीनों के अंदर एक काम का बंटवारा है और एक दूसरे के ऊपर में वो उल्लंघन न करें, ये एक समझदारी छोड़ी गई है विवेक पे, तीनों विंगों पे। अब कई बार ऐसा होता है कि कई कारणों से एक विंग ज़्यादा ताकतवर होने की स्थिति या तो पा लेता है या उसकी स्थिति ऐसी बनती है कि उसको मिल जाती हैं वैसी परिस्थितियाँ। और इसका एक मैं उदाहरण दूंगा, जैसे कि 1972 से 77 के दौरान में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कई ऐसे अहम फैसले लिए जिसमें कि कार्यपालिका ने न्यायपालिका के ऊपर में एक अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश की, जिसमें सुपरसेशन ऑफ चीफ जस्टिस भी हुआ। जस्टिस A.N. रे को सुपरसीड करके बनाया गया, 3 लोगों को सुपरसीड करके, क्योंकि उन्होंने केशवानंद भारती केस में गलत फैसला जो है वो सरकार के पक्ष में नहीं दिया था। एक वो भी समय था। और एक समय आया जब 89 के बाद लगातार सरकारें कमज़ोर यानी कि अल्पमत की सरकारें बनने लगी भारत में, और अल्पमत की सरकारों के साथ स्थिति ये आई कि उनके अंदर में वो पॉलिटिकल विल और वो एक इच्छा शक्ति की कमी रही, जिसकी वजह से न्यायपालिका ने कई जगह फिल अप द ब्लैंक्स की। क्योंकि प्रकृति में कभी भी ऐसा नहीं होता कि वैक्यूम होता है, कभी भी वहाँ पर वैक्यूम नहीं होने की स्थिति में न्यायपालिका ने कई बार कार्यपालिका का स्थान लिया। लेकिन अब की स्थितियां जो है 89 के बाद की स्थितियों में फ़र्क है। अभी एक केंद्र में बहुत ही मजबूत और इच्छा शक्ति के वाली सरकार काम कर रही है, तो अब टकराहट जो है वो दिखने लगी है, क्योंकि न्यायपालिका के पास पिछले दिनों से जो 89 के बाद से स्थितियों में प्रोएक्टिव यानी जुडिशियल एक्टिविज्म की जो एक बात शुरू हो गई थी, अभी वो दिखने लगा। अब जैसे मैं उदाहरण देता हूँ रोहित जी, नहीं उदाहरण मैं उदाहरण देता हूँ, उदाहरण दीजिए। अब जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक फंड है सेंटर में, एक फंड है स्टेट में भी। अब एक नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा बनाओ। अब ये कहाँ से आएगा? आखिर में बजटरी प्रोविजंस जो हैं, जो प्रावधान है बजटीय, उसमें वो बन चुके हैं। अब वहाँ से पैसा लाना ये क्या? आप नेशनल डिजास्टर का उदाहरण दे रहे हैं, मैं आपको उत्तराखंड का उदाहरण देना चाहता हूं। बिल्कुल। नागेंद्र राय साहब, अगर सरकार ने वाकई विवेक से काम लिया होता, अगर सरकार ने मुंबई केस को ध्यान रखा होता, सरकारिया कमीशन की जो बातें थी उसको ध्यान में रखा होता, और ये माना होता कि फ्लोर ही भगवान है, वहीं सारे फैसले हो जाते हैं, तो अदालत को पढ़ना पड़ता क्या बीच में? और दो अदालतें कुछ कह रही हैं तो गलत कह रही हैं क्या? देखिए, अभी देश में एक समस्या बहुत जोरों की है कि जब आदमी कमजोरी की स्थिति में आता है तब वो दूसरे में खामियां ढूंढने लगता है। संविधान हमारा इतना परिपक्व है कि इसमें सबके कर्तव्य बटे हुए हैं। लेकिन आपको मैं एक उदाहरण दूं, आज मान लीजिए कि 10 करोड़ जनता खाने बिना मरने लगे और पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव जो है कुछ नहीं करे, सोई रहे, तो जुडिशरी अगर सोई रहेगी तो क्या देश का हालत होगा? कभी इसके बारे में किसी ने सोचा है? काल्पनिक अवस्था की बात कर रहे हैं वो पूरा बोल। आप जो उत्तराखंड का पूछ रहे हैं, हाँ, तो उत्तराखंड की जो बात आप कर रहे हैं, ठीक है, मैं इसमें कोई व्यक्तिगत उस तरह से राय नहीं। ठीक है, इन लोगों ने एक डिसीजन लिया, डिसीजन गलत भी हो सकता है, सही भी है। कोर्ट का कर्तव्य है कि वो किसी फैसले को तोड़े जो गलत मानता है। लेकिन इसमें है कि इसको प्रेस्टीज इशू जिसको कहा जाता है बनाना, ये प्रेस्टीज इशू किसी भी संस्था को जो बनाएगी उस देश का भविष्य हमेशा अंधकार में रहा है। इस बात को आप याद रखिएगा। प्रेस्टीज इशू नहीं है। पार्लियामेंट का भी वही काम है कि देश में बढ़िया से काम हो, एग्जीक्यूटिव का भी वही कर्तव्य है, जुडिशरी भी, सब लोग वही कोशिश कर रहे हैं। और इसमें गलतियां होगी तो कौन गलत तोड़ेगा? कोई आदमी कहता है कि मैंने गलती की है, तो जब दूसरा व्यक्ति ही ने उसको पाएगा कि इसमें गलती है या नहीं है, उसके लिए जुडिशरी बनी हुई है। जुडिशरी का भी फैसला गलत हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे इसके फैसले सही हैं, लेकिन हमारा जो संविधान और हमारी जो न्यायिक प्रणाली है, गलत फैसले भी हो गए तो वही मान्य है जब तक कि फिर कोई कानून बना के या कोई ऐसी विधि राय लेकर उस पर उसको लोग ख़त्म करके और दूसरे तरीके से सोचे। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे देश में एक चीज़ की जो कमी है, हर एक संस्थाएं चाहती हैं कि मैं सुपीरियर कहलाऊँ और मैं कहूँ कि सबसे पावरफुल मैं हूँ। जुडिशरी में भी आ गई है भावना, एग्जीक्यूटिव में भी है और लेजिस्लेटिव में भी है। लेकिन इसमें सहनशीलता और परिपक्वता दो ही चीज है जो इस देश को संभाल सकती है। नहीं तो ये लड़ाई तो बेकार है। इस तो अब आपको ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट का भी अमिताभ सिन्हा जी ने कहा, ठीक है, उसमें नहीं है, उसका रिव्यू दीजिए, उसको फिर कहिए कि साहब हमारा बजटरी प्रोविजन नहीं है,
या उसी बजटरी प्रोविजन से निकाल के हम इसमें लगा देते हैं। ये कोई ऐसा इशू नहीं है जिससे कि इसको इस तरह से आउट ऑफ प्रोपोर्शन कह करके और एक देश के सामाजिक वातावरण को आप लोग बिगाड़ना चाहते हैं। ठीक है। पार्लियामेंट जुडिशरी को बुलावे, जुडिशरी पार्लियामेंट को बुलावे, इस टाइप की चीजें तो नहीं चल सकती है प्रजातंत्र में कभी। ठीक ठीक, मैं अभी के पास जाऊं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अमिताभ जी? उत्तराखंड के बारे बोलिए, फिर हम याज्ञनिक पास बोलिए। मैं नागेंद्र राय जी का बहुत सम्मान करता हूं, हमारे वरिष्ठ वकील भी हैं और मैंने इनके साथ काम भी किया है। लेकिन जो इन्होंने एक बात कही, एक तो काल्पनिक स्थिति की, यदि ऐसी स्थिति हो जाएगी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ही तो चारा है, लेकिन ऐसी स्थिति एक तो आएगी नहीं, नंबर एक। दूसरी बात मैं कर रहा हूं कि जैसे कार्यपालिका और विधायिका के पास ऐसी स्थितियां हैं कि वो शायद वो विरोध दर्ज करे कि न्यायपालिका उसमें बहुत अतिक्रमण कर रही है, तो न्यायपालिका के ऊपर में भी जब ये एनजेएसी यानी कि जो न्यायिक जो वो है एनजेएसी अपॉइंटमेंट का जो कमीशन बनने की बात थी, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी ग्राउंड पे मना कर दिया कि उसमें उनकी जो पूरी एकाधिकार है न्यायपालिका की, उसमें कहीं ना कहीं से अतिक्रमण होता है। तो इसी तरीके से अतिक्रमण किसी का भी कोई यदि एक विंग बर्दाश्त नहीं करता है तो दूसरा भी नहीं करेगा, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ कि जैसा जस्टिस नागेंद्र राय जी ने कहा है, मैं उसका सम्मान करते हुए कहता हूँ कि बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है कि एक दूसरे के प्रति सम्मान रखें ये तीनों धड़े, तीनों विंग, और साथ में एक दूसरे की दायरे का सम्मान करें। देखिए, आपने उत्तराखंड का बहुत अच्छा उदाहरण दे दिया, लेकिन उत्तराखंड में एक तो सरकार शामिल नहीं थी। हाँ, उसमें पार्टी के राजनीतिक दलों के आधार पर जो भी चीजें होती हैं वो तय होने दीजिए। राजनीतिक दल और सरकार अलग होता है। सरकार का रोल इसमें सिर्फ इतना था कि वहां जो भी फैसले हो रहे हैं वो न्यायोचित तरीके से हो। न्यायोचित तरीके में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट ने यदि फैसला दिया उस पर किसी ने टिप्पणी नहीं की। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। लेकिन जो अतिक्रमण है, मैं भी एक सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं और इसलिए मैं उसी सर ये सारी बातें कही गई जो संसद के अंदर खड़े होके वो उस फैसले के बाद ही कहने की नौबत आई ना। नहीं, ये बिल्कुल नहीं, मैं माफी चाहता हूं, ऐसा नहीं है। ये लगातार जब तो क्या उन्होंने डांस बार के फैसले पर ये बात कही है? किस पे? डांस बार के फैसले पर नहीं, डांस बार नहीं, ये जो बजट ड्रॉप के फैसले पर ये बात कही है। बजटरी प्रोविकेशन जो एलोकेशन थे, बजटरी एलोकेशन में जब इंटरफेरेंस की बात हुई और फिर एक प्रपोजल आया कि एक जो ये जीएसटी के कमिटी पे फिर एक सुप्रीम कोर्ट के जज की राय ली जाए और उनका एक कमीशन बनाया जाए, उस विषय पर आया कि जो चीज कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में है उसके ऊपर में न्यायपालिका को देखना या उसके ऊपर में जिम्मा डालना शायद गलत परंपरा होगी। और साथ में न्यायपालिका ने जो मैंने आपदा प्रबंधन वाले विषय पे उठाया, उससे बजटरी एलोकेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट होने की संभावना आ रही है।